74वें गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए जिन लोगों के नामों की घोषणा की, उसमें से एक सुधा मूर्ति है। सुधा मूर्ति जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सुधा मूर्ति औद्योगिक जगत को बड़ा और सम्मानित नाम है। सुधा मूर्ति की सादगी से लोग अधिक प्रभावित हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर उनके प्रेरक किस्से और जीवन जीने की कला सिखाते वीडियो वायरल हो जाते हैं, जिससे हर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए। आइए तो जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्से। सुधा मूर्ति के लिए इंजीनियर बनना आसान नहीं था, क्योंकि उनके समय का समाज आज से बहुत अलग था। तब महिलाएं कॉलेज नहीं जाती थी और ना ही उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। इस बारे में सुधा मूर्ति बताती है, ये 50 साल पहले की कहानी है। मैं नॉर्थ कर्नाटक के छोटे से गांव हुबली से हूँ। हमारे समय में मैथ्स और फिजिक्स में एमएससी बहुत कम लोग करते थे, लेकिन मेरे मन में पढ़ने की इच्छा थी। तब मुझे लोग एबनॉर्मल समझते थे कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती हूँ। सुधा मूर्ति ने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि कैसे उन्हें क्लास में लड़के परेशान करते थे और वह रुआसी हो जाती थी। जब हमारी टीम ने उनसे पूछा कि कैसे वह इतना कुछ सह लेती थी, तो उन्होंने कहा, मैं धैर्य से काम लेती थी। कुछ हासिल करना है तो ध्यान लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। पढ़ने के वक्त मुझे अपना लक्ष्य मालूम था। मुझे खुद को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरी विद्या में गहरी रुचि थी और साइंस में भी। इंजीनियरिंग एक एप्लीकेशन साइंस ही है। मुझे पता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मुझे खुद पर भरोसा था। लोग जो कुछ भी बोल रहे थे, उस पर ध्यान ना देते हुए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। 1960 के दशक में इंजीनियरिंग में पूरी तरह से पुरुषों का वर्चस्व था। उस समय में सुधा इंजीनियरिंग कॉलेज में 150 स्टूडेंट्स के बीच दाखिला पाने वाली पहली महिला थी। कभी उनकी सीट पर इंक गिरा दी जाती थी, तो कभी कागज़ के हवाई जहाज़ों से क्लास में उनका स्वागत किया जाता था। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने एडमिशन के वक्त उनके सामने शर्त रखी थी कि कॉलेज में साड़ी पहननी पड़ेगी, कॉलेज की कैंटीन से दूर रहना होगा और लड़कों से बात नहीं करनी होगी। सुधा मूर्ति ने ये सारी बातें मंजूर कर ली थी, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद उन्होंने क्लास में पहला स्थान हासिल किया। लेकिन यह कामयाबी सुधा के लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उनके लक्ष्य बहुत बड़े थे। नारायण मूर्ति आज के समय में देश के एक बड़े आईटी इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन इन्फोसिस के गठन से पहले जब वह पुणे में सुधा जी से मिला करते थे, तब उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। इस दौरान रेस्टोरेंट्स में खाने पीने के बिल सुधा मूर्ति ही चुकाती थी। इस दौरान नारायण मूर्ति अक्सर कहा करते थे कि वह उनका उधार बाद में चुका देंगे। सुधा जी ने 3 साल तक इस उधार का हिसाब रखा और जुड़ते जुड़ते ये 4,000 तक पहुंच गया था। उस समय में 4,000 रुपये की कीमत काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। हालांकि शादी के बाद सुधा जी ने यह किताब फाड़ दी थी। शादी होने के बाद जब नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस शुरू करने के बारे में सुधा जी से चर्चा की, तो उन्होंने बदले में कहा, मैं आपको 3 साल का वक्त दे रही हूँ। इस दौरान घर का खर्च मैं उठाऊंगी। आप अपना सपना पूरा कीजिए, लेकिन आपके पास वक्त सिर्फ 3 साल का है। इसके साथ ही सुधा जी ने उन्हें अपनी पर्सनल सेविंग से 10,000 रुपये भी दिए थे। जब नारायण मूर्ति ने अपने घर को इन्फोसिस का दफ्तर बना दिया,
तो सुधा जी ने वॉलचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के तौर पर कंपनी में काम शुरू किया ताकि वह फाइनेंशियली मजबूत रह सके। इसके साथ ही उन्होंने इन्फोसिस में एक कुक, क्लर्क और प्रोग्रामर की भूमिकाएं भी निभाई। सुधा मूर्ति जी जिस समय टेल्को छोड़ रही थी तब वह JRD टाटा से मिलने गई। टाटा यह देखकर हैरान रह गए कि जिस नौकरी को सुधा ने इतने संघर्षों के बाद पाया उसे वह छोड़कर जा रही थी। जब सुधा ने उन्हें बताया कि वह अपने पति की कंपनी इन्फोसिस में काम करेगी तब उन्होंने सुधा से कहा, अगर आप अपनी कंपनी से बहुत सारा मुनाफा कमाएं तो उसे समाज की बेहतरी में ज़रूर लगाएं। सुधा जी ने यह बात कभी नहीं भूली। आज वह इन्फोसिस फाउंडेशन में सक्रियता से काम कर रही है और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में कई तरह के सामाजिक कार्य कर रही है। सुधा जी की और ऐसी इंस्पिरेशनल कुछ स्टोरीज हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।